नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल एक दम से सरकार की तरफ से ये सूचना आई कि 18 से 22 सितंबर को एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जा रहा है। मतलब पार्लियामेंट का एक सत्र बुलाया जा रहा है, स्पेशल है। ये भी एक अजीब सी बात है कि स्पेशल सेशन है, किस लिए है, एजेंडा अभी तक नहीं बताया गया है। स्पेशल है लेकिन अच्छा, होता क्या है कि मोदी जी को आदत है सरप्राइजेज, और समहाउ ही उनको जो उनका अभी तक का पिछले 9.5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें वो सरप्राइज़ देने में उनको बहुत आनंद आता है। और सरप्राइज़ का जो बादशाह था वो तो नोटबंदी था। लोग 8 बजे लोग आके डरने लगे थे मोदी जी क्या कहेंगे। और उनकी सरप्राइजेस कई बार बहुत फ्लैट भी गिरती हैं। जैसे वो जब आके कुछ नहीं था कि रात में 8 बजे आके कोरोना भगाने के लिए ताली बजाओ, थाली बजाओ, इस तरह के भी सरप्राइजेस वो देते रहे हैं। खैर, ये उन्होंने कल सरकार की तरफ से आया कि एक स्पेशल सेशन है। फिर आज सुबह सूचना आ गई कि एक वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक इलेक्शन, मतलब ये पूरे देश में एक ही समय एक बार में इलेक्शन हो जाने चाहिए, खास करके विधानसभा और लोकसभा। और इसके लिए जो एक कमेटी बनाई है उसका अध्यक्ष रामनाथ कोविंद जी को बना दिया गया है। रामनाथ कोविंद जी मतलब हमारे पूर्व राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद जी ये ज़रूर है कि वो LLB हैं, दिल्ली में वो वकालत करते थे। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि रामनाथ कोविंद जी जब इसको ड्राइव करेंगे तो रामनाथ कोविंद जी ने अपना जो पुश्तैनी मकान था, पुश्तैनी मकान, उसको RSS को डोनेट कर दिया था। तो मतलब मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति जिसने अपना पुश्तैनी मकान RSS को डोनेट किया हो, वो मानसिक रूप से किन बातों को पुश करेगा। फिर मैं थोड़ा कोविंद जी के बारे में इसलिए बता दूं कि अभी तक केवल इन्हीं का पता लगा है कि अध्यक्ष होंगे। कमेटी कौन होगी भी नहीं बताया गया है। जैसे सेशन होगा, एजेंडा नहीं पता, अध्यक्ष ये होंगे, इसका मेंबर कौन होगा वो नहीं। पहले जनरली कमेटी के साथ ही होता था, भाई ये लोग कमेटी में रहेंगे, ये अध्यक्ष रहेंगे, कमेटी कौन होगा अब ढूंढा जा रहा है। और इससे एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि ये जो भी हो रहा है ये किसी एक घटना के कारण, किसी एक वजह के कारण एकदम से अप्रत्याशित है, और उसके कारणों पे आगे चर्चा कर लेंगे। लेकिन पहले रामनाथ कोविंद जी जो अध्यक्ष हैं, जो इसकी बेसिकली इसको ड्राइव करेंगे, वो उनका टोटल जर्नी में विधानसभा की, उसकी चुने हुए प्रतिनिधि की बता दूं। उन्होंने 2 बार विधानसभा के इलेक्शन लड़े, एक बार घाटमपुर से, एक बार भुगनीपुर से, कानपुर में, दोनों बार वो हार गए। फिर उनको 1994 में राज्यसभा का मेंबर बना के पहली बार, और फिर 2000 में दूसरी बार, 2 बार राज्यसभा रहे, 12 साल के लिए राज्यसभा में थे। फिर 2015 से 2017 तक वो बिहार के राज्यपाल, और 2017 से वो देश के राष्ट्रपति होके 2017 से 2022 तक वो देश के राष्ट्रपति होके फिर वो रिटायर हो गए हैं। अब एक चीज़ बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि अब वो उस समिति के अध्यक्ष हैं, तो राष्ट्रपति के ऊपर नहीं, उस अध्यक्ष के ऊपर टिप्पणी मैं कर रहा हूँ। उनको चुनाव का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक चुनाव भी जीते नहीं है, तो चुने हुए प्रतिनिधि की क्या समस्याएं और क्या होती हैं, कैसे चुनाव लड़ा जाता है, क्या नहीं होता है, इसका उनको कोई ज्ञान नहीं है। और दूसरी एक बड़ी बात ये कि मेरे हिसाब से, ये मेरी जानकारी में, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री को कोई इस तरह की कमेटी का अध्यक्ष शायद पहली बार बनाया गया है। हो सकता है कि कभी किसी लिटरेरी फेस्टिवल या किसी महापुरुष की जयंती का कोई अध्यक्ष बनाओ, लेकिन एक ऐसी समिति जिसमें बहुत नुक्ते हैं, जिसमें बहुत खींचतान है, जिसके बहुत पक्ष और विपक्ष के लोगों के अपने अपने ओपिनियन हैं, वहाँ पे इनको अध्यक्ष बनाना मेरी याद में पहली बार हुआ है। और ये क्या उचित है, क्योंकि मेरे हिसाब से प्रेसिडेंट बन जाने के बाद वो नॉन पार्टी मैन हो जाना चाहिए, और उनको इस तरह की किसी कमेटी में नहीं रखा जाना चाहिए। अब थोड़ा बिल को लेके बात कर ले। एक तो जो कल एकदम से, मतलब कुछ नहीं था, ये कल इस बिल की बात होने लगी। इस बिल के पीछे ये है कि एक तो इंडिया की बैठक हो ही रही है, वो तो पहले से पता था, लेकिन एक और ऐसी घटना हुई है जो अप्रत्याशित थी। अडानी जी के ऊपर अगर कोई छोटा मोटा भी जांच बैठ जाए, छोटी मोटी, ED, CBI, इनकम टैक्स तो छोड़ ही दीजिए, छोटी सी हमारे किसी थाने के
इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी ये सारे तथ्य देके जो कल फिर से जाहिर हुए हैं गार्डियन की रिपोर्ट में, और गार्डियन जो इनसे पूछ रहा है, जो क्वेश्चंस भेज रहे हैं वो अगर एक किसी आईओ को भी दे दी जाए जो पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पे हो, थाने के साथ हो, तब भी वो पर्याप्त सबूत हैं ये बताने के लिए कि अडानी जी ने कैसे हिंदुस्तानी शेयर मार्केट में क्या क्या हेराफेरी की है। उस रिपोर्ट के अनुसार कैसे उनके भाई विनोद अडानी जी बैठ के और अपने एक चीनी और एक दुबई के पार्टनर के साथ उन्होंने कैसे स्टॉक मार्केट के साथ खेल किया है। अब ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बिल के टाइमिंग पर बात है, क्योंकि टाइमिंग को लेकर जनरली ऐसा होता है कि अगर कोई भी सरकार जब जीत के आती है तो अपने मेजर जो उसके काम होते हैं वो अपने टर्म के शुरुआती हाफ में, पहले 2-2.5 साल 3 साल में कर लेती है। मैं 2-3 आपको याद अभी तुरंत के उदाहरण दे दूं। 370 हटाया अगर कश्मीर में, मई में जीत के आया था, अगस्त में हटा दिया। नोटबंदी 14 मई में जीते थे, 16 नवंबर 2016 में हटा दिया। जीएसटी, राम जन्मभूमि वाला जो मुकदमा हुआ और उसके बाद उसको कंक्लूड किया गया और उसके बाद जितनी जल्दी वो बन गया, एक ट्रस्ट बन गया और उस पर ताबड़तोड़ काम शुरू हो गया। वो टर्म के लास्ट में आज तक मैंने इस तरह का जिसके फार रीचिंग हो और जो आपके मन में हो, इस तरह का मैंने नहीं देखा है। आपके मन में पहले से एक प्रवृत्ति है कि एक देश हो, एक इलेक्शन हो, एक झंडा हो, मतलब वो सब एक भाषा हो। आप अगर हो सके तो आप जैसा कहते हैं कि लोगों को कपड़े से आप पहचानते हैं तो कपड़ा भी एक हो। टाइमिंग का एक बड़ा कारण जो मेरे समझ में आ रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव सामने हैं, मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उसमें से करीब करीब ये तय है, और ख़ास करके जो अभी मणिपुर में हुआ है कि बीजेपी को कहीं पे भी कोई स्थान, मतलब बीजेपी पिछड़ रही है, बीजेपी की स्थिति खराब है 5 जगहों पे। अब दूसरी तरफ जो इंडिया के गठबंधन दलों का अभी तक कोई क्लैश नहीं है, वो दिन प्रतिदिन उनकी आपसी समझ और आपसी एक दूसरे के साथ काम करने की बात और आगे बढ़ रही है और वो मजबूत हो रहे हैं। और इन 5 जगह जहां इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक बात और देखने वाली है कि यहाँ पे मुख्य पार्टी बीजेपी के सामने कांग्रेस खड़ी है। यहाँ ये नहीं है कि ऐसी स्टेट है जैसे यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है कि 3-4 पार्टीज हैं, कांग्रेस भी उसमें सबसे छोटी पार्टी या बड़ी। यहाँ पे कांग्रेस ही पार्टी है। राजस्थान में कांग्रेस है, छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस है, मध्य प्रदेश में केवल कांग्रेस है, तेलंगाना में बीआरएस के सामने कांग्रेस ही आज लोहा ले रही है, और मिजोरम में भी कांग्रेस की ही सरकार इससे पहले थी। तो ये कांग्रेस हर जगह हो रही है। अब अगर कांग्रेस जीत जाती है तो आगामी लोकसभा का जो इलेक्शन है वो बीजेपी के लिए और मुश्किल हो जाएगा। 2 तरह से मुश्किल होगा। एक तो कांग्रेस चुनाव जीत के आ रही होगी तो उसका एक जनरल मोटिवेशन लेवल, उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा, मेरी समझ में उस कांग्रेस की अपनी स्थिति भी इंडिया में और मजबूत हो जाएगी, और जो अभी तोड़ फोड़ करने का कि कांग्रेस ये करेगी वो करेगी, उसकी संभावनाएं और कम हो जाएंगी। और तीसरा, जो बीजेपी से अभी भगदड़ मची हुई, मतलब अभी उतनी दिखाई नहीं दे रही है, वो बीजेपी से भी भगदड़ बिल्कुल ठीक से शुरू हो जाएगी। और मैंने कल अपने किसी कार्यक्रम में कहा था कि जैसे 77 में ऑपोजिशन तो एक साथ आई, जनता पार्टी एक साथ बनी, लेकिन माहौल बनाने का काम जगजीवन राम जी ने किया था जब वो कांग्रेस से बाहर निकल के आए थे। मुझे अभी भी ये पूरी उम्मीद है कि जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा तो बीजेपी से कोई ना कोई जगजीवन राम निकल के इंडिया का माहौल बनाने का काम ज़रूर होगा। अब मेन जो बीजेपी का समस्या है या बीजेपी के रणनीतिकारों की इस समय जो सबसे मुख्य समस्या है कि किसी भी तरह से इंडिया में फूट डालना है, उनके आपसी समझ को वो करना है। अब कैसे डालें? पहले वो बार बार कहा गया कि कौन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, सब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, 10 प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, आपस उस पर कोई बात ही नहीं हो पा रही है। उसको उद्धव ठाकरे ने कहा कि हाँ, हमारे यहाँ तो इतने कैंडिडेट हमारे पास विकल्प हैं, आपके पास तो कौन विकल्प है मोदी जी का, बताइए। तो मतलब इधर में ये बात नहीं हुई। फिर हुआ कि इसका कौन संयोजक होगा, नीतीश जी उसमें गुस्सा हो गए हैं फलां, उस पर भी कोई मामला नहीं बना।
फिर डराने का काम हुआ, ईडी सीबीआई इनका जितने तरह से खूब डराया गया। मतलब सबके यहाँ, बघेल जी के यहाँ रेड पड़ी छत्तीसगढ़, कौन नहीं है जिसके यहाँ रेड नहीं, तेजस्वी यादव के यहाँ, मतलब फिर वो लालू यादव के यहाँ थोड़ा कसा जाने लगा, हर जगह ये होने लगा। तो तमिलनाडु में स्टालिन के यहाँ होने लगा, मतलब सब जगह ये सब काम शुरू हुआ, धमकाना शुरू हुआ। लालच तो चल ही रहा होगा, लालच की तो एक दुकान खुली हुई है कि भाई इतना पैसा ले लो और इधर आ जाओ। अब सोचना ये है कि लोकसभा इलेक्शन में इंडिया जो विपक्ष का गठबंधन है उसकी जो मतलब चट्टान जैसी एकता है वो तो इस समय नजर आ रही है, लेकिन अगर यही विधानसभा इलेक्शन होने लगे तो फिर इस तरह की एकता जो जितनी मजबूत अभी दिखाई दे रही है वो आज की तारीख में थोड़ा दूर की कौड़ी हो जाएगी। तो अब एक साथ अगर चुनाव करा दिया जाए तो विधानसभा पर गठबंधन को आपसी समझ तालमेल करना थोड़ा मुश्किल होगा और इसकी वजह से वो लोकसभा का भी गठबंधन कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। तो एक तो एडवांटेज, ये केवल चुनावी है, इसका देश से के लिए अच्छा होगा इससे कोई लेना देना नहीं है मेरे समझ में। अब एक चीज बताइए, अब क्या कहना चाह रहे हैं कि एक साथ चुनाव कराना चाह रहे हैं लोकसभा और विधानसभा। अब एक चीज बताइए, दोनों का एक साथ चुनाव हो गया, ठीक है, क्या इस देश में अगर सरकार गिर जाए मान लीजिए लोकसभा में, तो क्या फिर चुनाव नहीं होंगे? क्योंकि कानून बना रहेगा कि 5 साल में एक बार इस महीने में चुनाव हुआ करेगा। तो बीच में अगर सरकार गिर जाए, और सरकार तो गठबंधन की भी हो सकती है, नॉन गठबंधन भी हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है, गिर जाए तो फिर क्या होगा? तो चुनाव तो नहीं होगा। तो फिर या तो जो तत्कालीन जो भी उस गद्दी पे बैठे होंगे प्रधानमंत्री जी, उनको कहा जाएगा कि भाई बाकी पहले ही साल में सरकार गिर गई तो बाकी 4 साल तो आप केयर टेकर रहिए, क्योंकि इस देश का कानून कहता है कि अब 5 साल एक ही सरकार रहेगी, इलेक्शन तो उसके बाद होगा। और क्योंकि अगर मान लीजिए मतलब लोकसभा भंग हो जाए या इस तरह का, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि लोकसभाएं बहुत बार भंग हुई हैं, हिंदुस्तान में बहुत बार मध्यावधि चुनाव हुए हैं, कोई ये ऐसा नहीं है। तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो भी सरकार बनाया रहेगा उसकी बन जाएगी। और अगर विधानसभा भंग हो जाती है तब क्या होगा? तब तो केंद्र सरकार के लिए बहुत आसान है, तब होगा ये कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो, हम केंद्र में बैठे हैं, हम इसको चलाएंगे। और तब जोड़ तोड़ करने की और रिसोर्ट में एमएलए को ले जाने की भी जरूरत नहीं होगी। सरकार गिरी, प्रेसिडेंट रूल, केंद्र सरकार मालिक। और जैसा नई दिल्ली का ऑर्डिनेंस आया है कि आप करिए कुछ भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर रहेगा और चुने हुए प्रतिनिधि की कोई मतलब नहीं रहेगा। तो विधानसभा के केसेस में भी इस तरह की बात हो जाएगी, केंद्र का ही शासन हो जाएगा। और इसका मैं एक और चीज बता दूं, इसका एक उदाहरण सामने दिख रहा है कि क्या हुआ है। जम्मू कश्मीर में पिछले 6-7 साल से क्या है, केंद्र का शासन है ना, तो कुछ इसी तरह की स्थिति हो जाएगी भाई 5 साल। और यहां तो वो कह दे रहे हैं जब ठीक हो जाएगा तो हम कर देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि भैया वो सब ठीक है, एक टाइम टेबल बताओ ना। खैर, दूसरी बात कही जा रही है कि इससे खर्चा कम हो जाएगा। इससे एक काम कर दे, जितना एडवर्टीजमेंट केवल केंद्र सरकार का होता है उसी खर्चे में ये सब इलेक्शन हो जाया करेंगे। 1 साल उतने खर्चे में का जो खर्चा होता है उससे बहुत कम में ये इलेक्शन हो जाएगा। तो इस देश में विल ऑफ द पीपल, लोकतंत्र जरूरी है कि ये एडवर्टीजमेंट देना जरूरी है, क्योंकि खर्चे कोई ऐसे तो नहीं है कि आपको कई लाख करोड़ के खर्चे हैं। अब एक चीज और है कि आप कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके प्राइस से नहीं किया जाता है। लोकतंत्र की कोई कीमत नहीं है उसमें। अगर मान लीजिए कोई इलेक्शन कराने में कुछ पैसा लग रहा है तो लगने दीजिए। क्या देश की सीमा की सुरक्षा जिस ढंग से अभी नई सरकार खाता बही लेके कह रही है भाई पहले बहुत पैसा आ रहा है, सैलरी बहुत देनी पड़ रही है, पेंशन बहुत देना पड़ रहा है, इसलिए हम अग्निवीर ले आए, ये भी एक कारण है। तो क्या देश की सुरक्षा अब खाता बही देख के होगी? उसी तरह से लोकतंत्र, खर्चा बहुत आ रहा है तो मतलब लोकतंत्र ज़्यादा ज़रूरी है कि खर्चा और लोकतंत्र में क्या रिलेशनशिप है? मुझे लोकतंत्र इज प्राइसलेस, कोई भी खर्चा है। और एक चीज और कहा जा रहा है कि हरदम चुनावी मोड में रहते हैं, विकास नहीं होता है।
ये बात मोदी जी की स्पेसिफिक समस्या है, ये इससे पहले समस्या नहीं थी। इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री देख लीजिए, कोई भी प्रधानमंत्री, एनीवन, एक पार्टी होती थी, एक प्रधानमंत्री होता था। अब सरकार और संगठन में आपने कोई भेद तो करना किया नहीं है। आप ही चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री भी रहें, आप ही डिफेक्टो पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहें और आप ही मुख्य चुनाव प्रचारक भी रहें। तो ये समस्या मोदी जी आपकी है, ये समस्या देश की या पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टीज में एक सिस्टम है, वो हरदम चुनावी मोड में थोड़े ही रहते हैं। और चुनना आपको है कि आप सरकार में रहना चाहते हैं, संगठन में रहना चाहते हैं। मोदी जी, आप दोनों जगह क्यों रहेंगे? अब एक अंतिम बात चलते चलते कि ये कितना प्रैक्टिकल है और ये कहीं कुछ आधी अधूरी कोई अजीब सी चीज़ टिकाई जाएगी देश को। संविधान संशोधन के लिए आपको करीब 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, लोकसभा राज्यसभा। मान लीजिए लोकसभा में तो आप कर लेंगे, राज्यसभा में भी इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जिस तरह से किसान बिल आपने पास कराया था बिल्कुल ही गैर लोकतांत्रिक ढंग से, जिसको लोग भूल भी गए हैं। मतलब वहां पे हरवंश जी बैठ के जिस तरह से बेईमानी उन्होंने की थी वो पूरे देश ने देखा था। तो वो तो आपके पास 4 सीटें भी हो तब भी आप उसमें 2/3 मेजॉरिटी कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आधे से ज़्यादा, मतलब आधे प्रदेशों से आपको इसकी संस्तुति करानी होगी। वो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट इसलिए हैं कि 8 आपके नॉर्थ ईस्ट के जो प्रदेश हैं आपको लगता है बिल्कुल आपके हाथ में, और आप उनसे जो चाहेंगे उनकी उस विधानसभा से पास करा लेंगे। अब अगर एक चीज़ इस देश को ये चुनाव करना है कि अगर ये देश विविधता का रहना है, अगर ये देश फेडरल स्ट्रक्चर का रहना है, अगर एक पार्टी रूल की जगह गठबंधन की सरकार रहे कि एक ही पार्टी हो या 2 ही पार्टी हो, उनकी जगह अगर रीजनल पार्टीज़ को समाप्त कर देना है तब तो आप इसको करिए, क्योंकि आपको रीजनल पार्टीज़ ठीक नहीं लगती हैं। लेकिन शायद देश के लिए रीजनल पार्टीज़ ज़्यादा फायदेमंद हैं। और गठबंधन का एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गठबंधन जब रहता है तो लगाम भी लगी रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार जो एनडीए की थी उस पर बहुत बड़ी लगाम थी। उन्होंने इस तरह का कोई काम नहीं किया था जो मोदी जी आपको जब पूर्ण बहुमत मिल गया है तो जो आप कर रहे हैं। और एक गठबंधन का फायदा और होता है जो एनडीए में और आपकी सरकार में दिख रहा है। एनडीए के पास मंत्री बनाने के लिए टैलेंट की कमी नहीं थी, आपके पास लोग ही नहीं है किसको मंत्री बनाया जाए, वो आप खुद भी जानते हैं, आपको भी पता है कि मंत्री किसको बनाया जाए। लेकिन अंत में चलते चलते मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वन नेशन वन इलेक्शन, आप, क्योंकि मोदी जी तो जिद्दी हैं, जो मान लेते हैं उसको आप फोर्स करेंगे। आप 5 इलेक्शन अभी होने हैं, 4 इलेक्शन लोकसभा के साथ होने हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और 2 राज्यों के, और नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य हैं, तो सिक्किम या कहीं के, मतलब 4, आप 9 इलेक्शन को तो एक साथ करेंगे, कुछ को और प्रीपोन करा देंगे। लेकिन कानून में ये रद्दोबदल कि नहीं सब इलेक्शन पूरे देश का एक साथ हो, मेरे ख्याल में जब देश जिस तरह से रीजनल पार्टीज़ हैं, जिस तरह से और एस्पिरेशंस हैं, उसमें ये लार्जर देश के विकास में ये ठीक डिसीजन नहीं होगा। थैंक यू सो मच।